नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। टैंक प्रोडक्शन सीरीज़ चल रही है। वाटर मैनेजमेंट क्वालिटी में नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर के संदर्भ में हम लोग सेकेंड पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें नाइट्राइट और नाइट्रेट के बारे में हम लोग जानेंगे और उनसे कैसे बचा जाए, उनकी टॉक्सिसिटी से, इसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। नाइट्राइट नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया में बीच के स्टेज में आता है और अमोनिया के ऑक्सीडेशन से बनता है। 2 ppm से ऊपर का स्तर मछली के लिए विषैला होता है। हालांकि ये प्रजातियों पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप देखें कि मछलियां हाँफ रही हैं सतह पर आकर तो और ऑक्सीजन का स्तर भी ठीक है, तो पूरी संभावना इस बात की है कि जो नाइट्राइट का स्तर है वो काफ़ी उच्च है और यही कारण है कि मछलियां हाँफ रही हैं। उच्च स्तर पर नाइट्राइट आयन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के संपर्क में आता है ब्लड के अंदर, और हीमोग्लोबिन में जो आयरन का परमाणु होता है उसे ऑक्सीडाइज कर देता है। एक तरह से जैसे हम लोग देखते हैं, सेब काटते हैं तो देखते हैं उसमें ऑक्सीजन लगता है लोहे में, तो वो बिल्कुल लाल हो जाता है, ब्राउन पड़ने लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लोहे का नाइट्राइट ऑक्सीडेशन कर देता है, तो एक तरह से उसकी पॉइजनिंग हो गई ब्लड की। तो अब वो सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है अंदर टिश्यूज़ तक नहीं ले जा पाएगा, तो टिश्यू जो है वो घुट के मर जाएंगे, मछली मर जाएगी। इस बीमारी को मेथमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। ये ब्राउन ब्लड डिसीज़ के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन लाल नहीं बल्कि अब भूरा हो जाता है, जैसे कि ब्लड में जंग लग गया हो। ये नॉर्मल कलर होता है ब्लड का, आप देखें रेडिश होता है, और अगर नाइट्राइट टॉक्सिसिटी हो जाए तो यही जो है ब्राउन हो जाता है। अब इसकी क्षमता वो ऑक्सीजन ले जाने की ख़त्म हो गई। इसको ब्राउन ब्लड बोलते हैं। और ब्लड में अगर इनका हाई कंसंट्रेशन हो गया, यानी कि मेथमोग्लोबिन अगर ज़्यादा बन गया, तो मछली मर जाएगी। इसी को मेथमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। इसीलिए नाइट्राइट विषाक्तता के लिए हमें प्रतिविष चाहिए, यानी कि एंटीडोट। तो रॉ सॉल्ट एंटीडोट का बहुत अच्छा काम करता है। साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, बिना आयोडीन वाला कच्चा नमक, सी सॉल्ट, ये क्लोराइड कंटेंट को इन रिलेशन टू नाइट्राइट बढ़ा देता है, जिससे क्लोराइड और कार्बोनिक एसिड पंप वो क्लोराइड को ही पकड़ते हैं, नाइट्राइट को नहीं पकड़ते। इसलिए जब हम क्लोराइड के कंसंट्रेशन को पानी में 40 मिलीग्राम पर लीटर तक बढ़ा देंगे, तो ये नाइट्राइट टॉक्सिसिटी को 30 के फैक्टर से कम कर देगा। ये नमक देखिए कच्चा, इसमें आयोडीन नहीं होना चाहिए। इस तरह के पैकेट वाले साल्ट हमको नहीं लेने हैं, कच्चे साल्ट लेने हैं और उसको ही हम लोग को यूज़ करना है। नाइट्राइट का स्तर का परीक्षण रोज किया जाना चाहिए। तिलापिया जैसी मछली जिसमें स्केल्स पाए जाते हैं, वो आम तौर पर नाइट्राइट के स्तरों के प्रति अधिक टॉलरेंट होती हैं, और कैटफिश जैसी प्रजातियां वो नाइट्राइट के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। उदाहरण के लिए अगर 0.5 ppm भी नाइट्रेट पानी में है तो वो कैटफिश के लिए बहुत तनावपूर्ण हो जाएगा, स्ट्रेसफुल होगा। लेकिन तिलापिया के लिए अगर 5 ppm भी है तो भी उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्पीशीज़ और स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है। नाइट्राइट को हम लोग ये API की नाइट्राइट टेस्टिंग किट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्राइट का स्तर 0 है। नाइट्राइट की सांद्रता में जो वृद्धि होती है वो इस बात का संकेत है कि बायोफिल्टर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, या बायोफिल्टर इतना बड़ा नहीं है कि जो उत्पादित नाइट्रोजन युक्त कचरे हैं उनकी मात्रा को अच्छी तरह से संभाल पाए। तो जैसे हम लोग ने अमोनिया में देखा था, वैसे यहाँ पर भी pH है, एल्कलिनिटी है और डिज़ोल्व ऑक्सीजन, इन सब की तुरंत जांच करनी चाहिए और फीडिंग जो है वो कम कर देना चाहिए। और सिस्टम को ताज़े पानी से फ्लश करने के लिए या कच्चा नमक डालने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि नाइट्राइट की टॉक्सिसिटी जो होती है बड़ी ख़राब होती है। एक बार मेथमोग्लोबिन बनने लगा तो फिर मछलियाँ मरेंगी ही मरेंगी, क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं है। एक कॉमन प्रैक्टिस जो है वो नाइट्राइट टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, वो अभी हमने जैसे पहले बताया, क्लोराइड उसके रेशियो को अगर 10:1 कर देंगे नाइट्राइट के संदर्भ में, तो मेथमोग्लोबिन का जो बिल्डअप है वो उसके अगेंस्ट उसे प्रोटेक्ट करेगा।
किसी भी RAS के कल्चर वाटर में मैच्योर बायोफिल्टर अगर है जो ठीक प्रकार से काम कर रहा है, उसे नाइट्राइट के कंसंट्रेशंस को 5 मिलीग्राम पर लीटर से आगे नहीं जाना चाहिए। और ख़ास तौर से लंबे पीरियड्स के लिए, बहुत लंबे समय के लिए अगर 5 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर होगा तो प्रॉब्लम होगी। आइडियली इट शुड रिमेन बिलो 1 मिलीग्राम पर लीटर। नाइट्रेट नाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद है और ये बहुत उच्च सांद्रता 200 ppm से अधिक को छोड़कर अपेक्षाकृत गैर विषैला ही होता है। आमतौर पे नाइट्रेट इतनी सांद्रता तक नहीं बनता क्योंकि दैनिक जो हमारा पानी चेंज करने का 5 से 10% है, उसमें हमारा ये कंसंट्रेशन हमेशा कम ही होता जाता है। ये मैनेजमेंट रूटीन में शामिल होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अलावा इसके नाइट्रेट सांद्रता को डीनाइट्रिफिकेशन द्वारा भी टॉक्सिक स्तर से नीचे रखने के लिए काम किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही उद्देश्य है ना कि पानी कम से कम इस्तेमाल हो। तो डीनाइट्रिफिकेशन के जरिए जो पानी हम रोज़ चेंज कर रहे हैं उसको अगर और ठीक कर ले तो उसे फिर से इस्तेमाल कर लेंगे। तो डीनाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है जो वायुमंडल में निकल जाती है। नाइट्रेट का जब हम परीक्षण करते हैं तो नाइट्रेट को पहले नाइट्राइट में चेंज किया जाता है, अब फिर नाइट्राइट का परीक्षण कर लिया जाता है। तो थोड़ा इनडायरेक्ट टेस्टिंग है इसकी। तो इसलिए यदि टैंक में आपके नाइट्राइट पहले से 2-3 ppm है तो जब आप नाइट्रेट की टेस्टिंग करेंगे तो उसमें वो राशि जुड़ जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि नाइट्रेट की रीडिंग में से जो नाइट्राइट की रीडिंग है उसे घटाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा संभव हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर पहले से ही बहुत ज़्यादा नाइट्राइट आपके वाटर में है तो नाइट्रेट टेस्ट को तो परिवर्तित कर ही देगा, लेकिन मछली आपकी पहले से ही मरनी शुरू हो जाएगी ना नाइट्राइट टॉक्सिसिटी से। तो ये जानकारी के लिए सिर्फ आपको है कि ऐसा होता है। ये नाइट्रेट की टेस्टिंग किट है API की। ये हमारे यहाँ की टेस्टिंग देखिए, यहाँ पर नाइट्रेट की रीडिंग जो है वो 80 के आसपास है, 80 ppm। जैविक विनाइट्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव सीडोमोनास, एल्कोलेजन, बैसिलस इस टाइप के बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। जो एक्टिव स्लज होता है उसमें आमतौर पर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इस रूपांतरण को तब करते हैं जब कोई आणविक ऑक्सीजन या घुलित ऑक्सीजन नहीं होती, एनएरोबिक कंडीशन में होता है, और पर्याप्त ऑर्गेनिक सोर्स होना चाहिए, यानी कि कार्बन मैटर पर्याप्त होना चाहिए। बैक्टीरिया अपने ऑक्सीजन को नाइट्रेट में से निकालता है और उत्पादित नाइट्रोजन गैस नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के रूप में होती है। बाद में इस अपशिष्ट जल को एक दूसरे टैंक में ले जाते हैं, वहाँ पर एरेशन किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस इन कंपाउंड्स में से अलग हो करके और पूरी तरह से बाहर निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये एक स्केच हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कैसे एफ्लुएंट एक तरफ से एंट्री ले रहा है और उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है। इसमें 2 जोन्स हैं, एनॉक्सिक जोन्स और एरोबिक जोन्स। इस तरह के सेल्स बना दिए गए हैं और फाइनली साफ पानी आगे निकल जाता है, स्लज नीचे निकल जाता है और इस पानी को वापस फिर इसी सेल में डाल दिया जाता है ताकि और एफिशिएंटली ये सिस्टम काम करे। ये डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है। अगर ऑक्सीजन पूरी तरह से समाप्त हो जाए, यानी कि 1 मिलीग्राम पर लीटर भी ना रहे आउटलेट पर, तो हाइड्रोजन सल्फाइड नामक गैस बनती है और बहुत ज़्यादा बनती है। ये मछली के लिए बेहद जहरीला है और बिल्कुल सड़े हुए अंडे की तरह महकाने लगती है। तो वहाँ से आप उस पानी को वापस अपने RAS में नहीं ला सकते। तो ये थोड़ा सा महीन काम है, इसको ध्यान देना पड़ता है। लास्ट में आपको 1 मिलीग्राम पर लीटर यानी कि 1 ppm के आसपास की डिज़ोल्व ऑक्सीजन मेंटेन करनी ही पड़ेगी। तो हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट को। मैनेजमेंट ऑफ टैंक प्रोडक्शन सिस्टम अभी जारी है। इसमें हम लोग आगे pH, अल्कलिनिटी और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखेंगे। तो अगर आपने कुछ नया हासिल किया है, कुछ नया सीखा है, तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।